डिस्प्लेसमेंट को दिखाइए पिक्चर में, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, कितना वो राइट को गया वही है, तो दिखाइए उसे, तो दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये थोड़ा सा देखो राइट को चला गया बॉल ऑब्जेक्ट, देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टली इस लेवल से इस लेवल तक चला गया, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हमें ऐसे दिखाना चाहिए। ये देखो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हमने दिखा दिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल दिखाना है। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल क्या होगा? बहुत इजी सी बात है कि जमीन से यानी ग्राउंड से वो कितना ऊपर गया है। ये देखो, ये देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। अब एसबी लिखो, एसबी कैसे लिखोगे? कोई खास बात नहीं, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। समझ रहे हो क्यों लिखा मैंने ऐसे? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव लिखना पड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल का फार्मूला हो जाएगा क्या? u sin थीटा into t minus half gt स्क्वायर। कैसे? ठीक है, तो आपको दोनों कंपोनेंट देखो साफ दिख गए, एक तो हॉरिजॉन्टल यानी राइट को कितना गया वो, और ऊपर दो कंपोनेंट्स है। अब अगर कोई हमें पूछता है कि भाई फिर बताओ कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे कोई खास बात नहीं, ये देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट joining initial to the final position, this is your resultant displacement resultant SR। तो SR भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। क्या लिखोगे SR? SR should be equals to root of horizontal displacement का स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। तो बस ये सब बेसिक बातें हमें, वही देखो काइनेमेटिक्स यूज कर रहे हैं, दो डायरेक्शंस, इस तरीके से हम इसका एनालाइज करते हैं। क्या क्या एक बार रिकॉल करते हैं। दो डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी ये है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये है वर्टिकली अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स g है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के बाद वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था ऊपर की ओर -g, कम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा के g को माइनस कितना पड़ेगा, तो अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं। ये हो गया दोनों। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गया, उसका एंगल ये हो गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी बातें हमें, बेसिक बातें बच्चों, ये तो हो गया बेसिक बातें। ऑलराइट, अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पर हमें बताया गया, मान के चलो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि a ball is projected from the ground a ball is projected from the ground at an angle 53 degree to the horizon। विद वेलोसिटी भी बताया गया कि विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, हाँ 50 कर लो, 50 मीटर पर सेकंड, ये बताया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन find its velocity and direction after 1 second। 1 सेकंड बाद हमें वेलोसिटी वाली कहानी पूछा गया है। तो बच्चों इसमें
ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है, गिवन tan 53 equals to 4 out of 3। तो tan थीटा से आप sin cos जब भी जरूरत पड़े निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बताएगा इसके बारे में। तो इसे आप ट्राई कीजिए, एक बार देखिए जरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होगा, टी टाइम के बाद क्या होगा। ट्राई करो, सभी ट्राई करो। हम चाहे तो फॉर्मूला लगाए या चाहे तो लॉजिक से कर। देखो बच्चों, ये बताओ कि स्टार्टिंग में ये पहली बात तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया, ये देखो 50 से थ्रो किया और 53 डिग्री पर। तो दो कंपोनेंट्स क्या क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो ये है कि ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा बच्चों 40। जैसे वही कि 50 इंटू कॉस 53 जो कि 3/5 होता है, 50 इंटू साइन 53 जो कि 4/5। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि भाई एक सेकंड बाद क्या हुआ। एक सेकंड बाद देखिए यहाँ पे, अब एक सेकंड बाद बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का आंसर। एक सेकंड बाद ये वाला तो चेंज होने का है नहीं। आप सभी जानते हो कि वर्टिकली हर एक सेकंड में 10-10 कम होता जाता है अगर बॉडी ऊपर जा रहा है। बॉडी ऊपर जा रहा है तो बिना फॉर्मूला लिखे आप सोच सकते हो कि एक सेकंड बाद ये 40 बन जाएगा 30, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो हो जाएगा। ये भी आप जानते हो कि 30 का रिजल्टेंट होता है 30√2, और इस मामले में एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री। इसको हम कहते हैं इक्वली इंक्लाइंड, है ना, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द डायरेक्शंस। इसका आंसर ये है कि एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 30√2। it will have two components, horizontal 30, vertical 30, and the object will be moving at an angle theta equals to 45 degree with respect to both the directions, horizontal as well as vertical। बस ये इसका हिसाब, ठीक है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे जो हमने किया है बेसिकली, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। या चलो पहले इसका डिटेल पढ़ लेते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड वाली, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है, खास नहीं। ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड में बच्चों देखो क्या होता है। सबसे पहले आई एम ड्राइंग दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से थ्रो किया है कुछ इस तरीके से, वही पैरामीटर्स u वेलोसिटी, थीटा
इसका पाथ कैसे होगा, इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक, जो कि हम बाद में प्रूव भी करेंगे। देखो तो एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री आता है पैराबोला का, जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इनफैक्ट इसी को हम हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं बच्चों, आप भी जानते हो। तो सबसे पहली बात जो याद रखना है आपको ये है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यानी पॉइंट ऑफ सिमेट्री, उसके अबव यानी वहां से अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो पैराबोला का एक पार्ट दूसरे पार्ट का सिमेट्रिकल मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये पार्ट इस पार्ट का, वही बात घूम फिर के आ गया कि एसेंट एंड डिसेंट आर मिरर इमेज ऑफ कोई चीज है, ये आ जाएगा। तो बस तो जब वो स्टार्टिंग में देखो क्या क्या वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में इसके पास ये है u cos थीटा राइटवर्ड्स, और ये हो जाएगा u sin थीटा अपवर्ड्स, ठीक है। जब जाके वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन u cos थीटा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वर्टिकल वेलोसिटी पलट जाए, गेट इन्वर्टेड टू बिकम सेम u sin थीटा बट गेट्स इन्वर्टेड, नेक्स्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। बात वही है। इस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, 30 से थ्रो किया, हाथ तो कितने में लौटेगा, 30 से लौटेगा बट नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं हमें याद रखना है। देखो इसमें क्या क्या फॉर्मूला में याद रखना होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट बहुत इजी है, हमने जब ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो किया था, टाइम ऑफ एसेंट u by g था, यहाँ पे याद रखना है कि uv by g, वही स्टॉपिंग टाइम वाला फंडा है कि भाई वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी और वर्टिकल रिटार्डेशन का रेशियो वो आ गया कि वही। अब इसको फार्मूला वर्जन में हम लिखते हैं u sin थीटा, लेकिन इसका जो बेसिक वर्जन है उसे आप जरूर याद रखें uv by g, ऑलराइट। तो ठीक उसी तरीके से इतना ही हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट dt, और दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसमें हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g, इसमें आ जाएगा इन दोनों का सम यानी 2u वर्टिकल। ये इसका फार्मूला वर्जन लिखेंगे 2u sin थीटा और g, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट उसमें हम लिखते हैं u स्क्वायर बाय 2g, यहां पे लिखेंगे u वर्टिकल स्क्वायर बाय, therefore फार्मूला बन जाएगा बच्चों u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बेसिक फार्मूला, मैक्सिमम हाइट हो गया। फिर बात आती है रेंज की। रेंज वही बात है कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो रेंज का फार्मूला ही बनता है, सबसे पहले ये वर्जन याद रखना है 2 by g into uh into uv, सबसे पहले ये वर्जन याद रखना। ये जो uh और uv के टर्म्स में चीजें हैं ना, जैसे कि इसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला, ये आपको याद है। तो बच्चों इसी से हमें मिल जाता है कि ये हम लिख सकते हैं कि 2 by g into u cos थीटा into u sin थीटा। बाद में से जब हम सिंपलीफाई करते हैं यानी sin 2 थीटा का फार्मूला मिलाते हैं तो जो मिलता है हमें यूजुअली वही याद रहता है। क्या याद रहता है, 2 स्क्वायर sin 2 थीटा और g। तो ये बेसिक फॉर्मूलेशन, बट हाँ ये जो uv और uh का फॉर्म्स आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये बेसिक चार फॉर्मूले बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। और एक बात बच्चों देखो, एक बात याद रखना कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल लोकेशन है वो याद रखना कि इसी किसी पैराबोला में मान के चलो ये पूरा पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डायमेंशन है इसको आप हाईएस्ट पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर रहेगा, इस बात को याद रखना है, इट इज ऑलवेज r, ऑलवेज r।
40 मीटर है और ये ट्रेन 40 मीटर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो 20 मीटर चलने के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, ये बात। ओके, अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ये तो 4 बेसिक फॉर्मूले हो गए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद रखते हैं वो ये है। उसके बाद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है R/H रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट R/H रेशियो। ठीक है, देखो R/H रेशियो क्या है। तो अभी जो फॉर्मूले हमने लिखा है वहां से अगर आप लिखोगे कि रेंज टू मैक्सिमम हाइट रेशियो, तो आपको नतीजा मिलेगा 4 cot थीटा। ये बहुत सुपर हिट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि हाउ टू गो फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। With respect to whom? With respect to point of projection. ये वाला कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जहां से आप थ्रो कर रहे हो वहां से अगर आप हाईएस्ट पॉइंट में देखोगे, मानो किसी बॉल को मैंने जुप से थ्रो कर, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, मैं जब देखूंगा तो जमीन से मेरा लाइन ऑफ साइट कितना ऊपर ये है। तो कोई खास बात नहीं बच्चों, अगर आप पैराबोला को गौर से देखो कि पैराबोला का ये पार्ट एसेंट का पार्ट ये, तो हम कहेंगे इस पैराबोला में ये डायमेंशन तो आप जानते हैं कि ये r नहीं r/2 होता है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और ये डायमेंशन होता है h। ये है हाईएस्ट पॉइंट और ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाए तो क्या करेंगे, बताओ। बहुत इजी है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लिया। अब देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो बच्चों ये रहा था ना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो टेंजेंट टू द पाथ, ये वाला था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो देखो, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। देखो अगर आप इस पूरे ट्रायंगल पे फोकस करो तो आप लिख सकते हो tan अल्फा इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का हाइट और बेस r नहीं r/2। फिर आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय r/h। फिर आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 4 cot थीटा। ये आपको बताएगा tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। तो जो फॉर्मूला हमें पूछा जा रहा था कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको आप लिखते हो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा नहीं हाफ tan थीटा। आपको शायद याद होगा ऐसे ही एक फॉर्मूला एक डाइपोल के फील्ड की वजह से भी हम लिखते हैं, तो ये वाला वही फॉर्मूला है कि अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि जब ऑब्जेक्ट जो है एसेंट के दौरान क्या क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एसेंट, एंड डिसेंट के दौरान क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों कि भाई स्टार्टिंग से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको अगर हम स्टडी करें कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्शन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक क्या है। देखो कोई खास
खास बात नहीं, यह ग्राउंड हमें यहां से लेकर जो ये जो वर्टिकल लाइन है हमने ऐसे थ्रो कर दिया, हमें यहां से लेकर यहां तक स्टडी करना है। ये देखो हाईएस्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहां पे है हाईएस्ट पॉइंट पर। क्या होता है देखो टाइम के साथ साथ ये वाला जो वेलोसिटी है ये बीच में कहीं पर भी उतना ही रहता है, बीच में कहीं पर भी उतना ही रहता है, इवन हाईएस्ट पॉइंट पर भी वो उतना ही रहता है। यहाँ पे कुछ चीजें नहीं बदलती प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या क्या जानते हो? रिमेनिंग कांस्टेंट कौन कौन सा है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो कहोगे UH एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू G रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहती पूरे फ्लाइट के दौरान, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑलवेज देखो वर्टिकली डाउनवर्ड चाहे कहीं भी हो, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी पॉइंट पे उतना ही है, कितना है? वही u cos। अब हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी में आप कॉल कीजिए कि वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग में था u sin थीटा, फिर t टाइम के बाद कितना होता है u sin थीटा माइनस gt। तो t जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है देखो ये वाला वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाता है बिल्कुल जीरो। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, देखो बेसिक क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दौरान वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, तो हम कहेंगे इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, इट इज मूविंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं बिल्कुल ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे एक रुक जाती है, क्यों? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही नहीं, तो हमने थ्रो ही किया था बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है? एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, तो आप कहोगे हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास केवल ओनली u cos थीटा बचा है, क्योंकि वहां पर u sin थीटा वाला चीज बिल्कुल गायब, ठीक है? तो बच्चों इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है वो कहां होगा? इसी का रिवर्स प्रोसेस ड्यूरिंग डिसेंट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डिसेंट। सेम सिमेट्रिकल मिरर इमेज आप देख सकते हो कि ये हो गया मान के चलो बच्चों ग्राउंड, और ये हो गया मानो टॉप मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे आके इसको टकराना है, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पैराबोला। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, कुछ देर बाद कुछ देर बाद कुछ देर बाद एंड फाइनली स्ट्राइकिंग, हर मोमेंट पर एक चीज कभी नहीं बदलेगा, वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हर पॉइंट पर उतना ही रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी? अब क्या होगा, हाईएस्ट से जब आप नीचे आ रहे हो तो देखो यहाँ पे तो वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं, लेकिन जीटी के हिसाब से ये धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी डेवलप, और जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना स्टार्टिंग में था। अगर स्टार्टिंग में ये 40 था तो स्ट्राइकिंग में 40 होगा, लेकिन पलट जाएगा। अगर स्टार्टिंग में 30 था तो ये 30 रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं। तो ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है। अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों को, देखो फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिया कि भाई रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये सब जानते हैं। कोई भी बच्चा जानता है ये बात कि अगर थीटा वेरिएबल है, ठीक है, तो आप कैसे थ्रो करोगे कि रेंज मैक्सिमम पाओगे? तो हम जानते हैं कि फॉर ए, देखो फॉर ए गिवन मतलब आपको बताया गया कि आप किसी बॉल को मैक्सिमम 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हो, ठीक है? तो आप उसे कैसे थ्रो करोगे सो दैट वो रेंज मैक्सिमम पा सके? तो हम कहेंगे
रेंज का फॉर्मूला कहता है रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय g इनटू sin 2 थीटा। तो अगर आप मुझे ये फ्रीडम देते हो कि थीटा मैं बदल सकूं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये पार्ट मेरा मैक्सिमम आ जाए। तो बच्चों जब 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी जब आप थीटा इक्वल टू 45 पे थ्रो करेंगे तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा। और मैक्सिमम रेंज कितना मिल सकता है आपको, वो भी सोचो। वो मिल सकता है u स्क्वायर बाय g। इससे ज्यादा रेंज आप नहीं पा सकते। फॉर ए गिवन u आपको अगर मैक्सिमम रेंज पाना है तो 45 पे थ्रो कीजिए। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप कितना रेंज पाएंगे, आप मैक्सिमम इतना पा सकते। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि ठीक है ये बताओ कि आप तो मैक्सिमम यू से थ्रो कर सकते हो, आप मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर तक थ्रो कर सकते हो और कैसे थ्रो करोगे। तो आप कहेंगे एक गिवन यू के लिए, एक गिवन यू, हाँ यू तो अगर यू बदलने का मौका मिले तो तब हम 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो करें, लेकिन यू फिक्स है। ओके, आप थीटा बदल सकते हैं। तो हम कहेंगे गिवन यू के लिए देखो मैक्सिमम हाइट जो है वो है क्या, u स्क्वायर अपॉन 2g इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो मुझे इस पार्ट को मैक्सिमाइज करने दो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को 45 पर नहीं 90 पे थ्रो करेंगे। अगर आपको मैक्सिमम हाइट तक उछालना है उसे तो तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात, आपको कहेंगे बॉल दिया जाए, बताओ आपने कोशिश करो कि सबसे ऊपर तक फेंको, आप क्या करोगे, आप ऐसे कोशिश करोगे सबसे ऊपर। ठीक है, तो थीटा 90 में, और ठीक है आपने पूरा प्रयास कर लिया, 90 सेट कर लिया, वर्टिकल ऊपर थ्रो किया, आप मैक्सिमम हाइट का भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना पा सकते हैं, ये दोनों बातें आप याद रखना। कब पाओगे 90 पे, कब पाओगे 45, कितना पाओगे u स्क्वायर बाय 2g, कितना पाओगे u स्क्वायर बाय g। तो आपके पास सपोज करो मैं किसी बॉल को जितनी भी कोशिश करूं लेकिन मैक्सिमम 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकता हूं। 30 मीटर पर सेकंड भी कम नहीं होता है, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उससे मैं थ्रो कर सकता हूं, पूरी कोशिश कर, तो मैं मैक्सिमम ये हाइट पा सकता हूं। फिर मैंने उस बॉल को पकड़ा और मैक्सिमम रेंज पाने के लिए, तो ये दोनों अलग अलग इवेंट बोलना। एक बार मुझे बताया गया, आप लोगों ने कहा कि सर इस बॉल को आप सबसे ऊपर थ्रो करो, तो मैंने क्या कहा ठीक है बच्चों बिल्कुल ऊपर थ्रो किया तो मैं मैक्सिमम इतना पा सकता हूं। फिर आपने कहा कि सर दूसरा इवेंट सिमिलर, एक बॉल लीजिए, अब आप रेंज मैक्सिमम थ्रो कीजिए। मैं कहूंगा अच्छा अब मैं 45 पे थ्रो 45, लेकिन मैं इतना पा सकता हूं। दोनों अलग अलग इवेंट है। तो बच्चों जरा ये भी याद रखना कि दोनों इवेंट्स में एक रिलेशन है। देख रहे हो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि रेंज का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है, रेंज का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसका 2 टाइम्स है। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पहुंचो। यानी एक आदमी, यानी आपके ब्रह्मा सर अगर किसी बॉल को मैक्सिमम 45 मीटर तक ऊपर फेंक सकते हैं, मैक्सिमम 45 मीटर तक ऊपर फेंक सकते हैं, तो वो ब्रह्मा सर मैक्सिमम 90 मीटर रेंज तक ऊपर थ्रो। दोनों लेकिन अलग अलग इवेंट है, एक ही साथ एक ही बॉल को दोनों नहीं पा सकते हो आप। एक बार मुझे आप कहोगे सर ऊपर थ्रो करो, एक बार कहोगे सर मैक्सिमम रेंज पाओ। तो मैं अगर बच्चों मैंने ऐसे कैलकुलेट किया 30 है ना, 30 मैंने कहा कि 30 मेरा लिमिट है। तो आप जरा सोचो कि टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, 3 सेकंड या एसेंट भी 3 सेकंड, तो 5 15 25 जोड़ लो 40, मैंने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। तो मैं अगर 30 से थ्रो कर सकता हूं बॉल को मैक्सिमम 45 मीटर उछाल सकता हूं, और उसी मैक्सिमम प्रयास के साथ मैं क्या करूंगा, बॉल को 90 मीटर तक दूसरे इवेंट में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। लेकिन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। देखो एक क्वेश्चन
ये 2 इवेंट वाला क्वेश्चन आपको सिंपली ये पूछा जाता है, बहुत ये रिलेशन आप समझ गए, आपसे ये पूछा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया गया कि a man can throw a ball up to maximum height 30 मीटर। एक आदमी जो मैक्सिमम 30 मीटर तक उछाल सकता है बॉल को, है ना। अब पूछा गया कि टू व्हाट मैक्सिमम रेंज he can throw the ball, ये पूछा। तो बच्चों हम कहेंगे देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ऑब्वियस सी बात है मैन जब मैक्सिमम हाइट तक थ्रो करने की कोशिश करेगा ऐसे ही थ्रो करेगा और उसी प्रयास के साथ उसी स्पीड के साथ ऐसे थ्रो। हम जानते हैं रिलेशन कि रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 टाइम्स मैक्सिमम पॉसिबल हाइट उसका आंसर 60 मीटर। लेकिन एक ही साथ वो मैन, हाँ बिल्कुल सही कह, एक ही साथ वो मैन 2 काम नहीं कर सकता, 2 इवेंट है अलग अलग। एक बार उसे कहा गया ऊपर थ्रो करो या मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करो, एक बार तो अच्छा देखो बच्चों ये तो 2 इवेंट याद रखने, 2 इवेंट वाला क्वेश्चन। अब एक सिंगल इवेंट वाला क्वेश्चन, सिंगल इवेंट में हमें पूछा गया कि एक ही बार थ्रो करने का मौका दिया गया, सिंगल इवेंट। हमें बताया गया कि मैन throws a ball to get maximum range। एक ही बार उसको मौका दिया, 1 इवेंट, बोला गया कि आप मैक्सिमम रेंज पाओ थ्रो करो, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ maximum height, find maximum height attained by the ball if the maximum range is r। ये बताइए, 2 बार नहीं एक ही बार, ओनली 1 इवेंट। तो हमने मिस्टर अजय को, मान लो चलो आदमी का नाम है अजय, मिस्टर अजय को बोला मिस्टर अजय आप इस बॉल को मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो कीजिए, बस एक ही बार उनको मौका दिया। तो उसने अपना पूरा कोशिश किया बच्चों, उसने क्या किया बॉल को 45 डिग्री पे ऐसे उसने थ्रो किया और उसका बॉल जो यहाँ पे थ्रो किया उसने, तो ये देखो इसका पाथ ये हो गया, उसने पा लिया मैक्सिमम रेंज r। मैक्सिमम रेंज r जो है, मैक्सिमम रेंज r कितना होता है वो भी आप जानते हो कि भाई वो अभी कोशिश कर रहे वो अपना अब पूछा गया कि इस हालत में, इसी इवेंट में ये बताओ इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया। तो हम कहेंगे कोई खास बात नहीं, रेंज मैक्स का कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है, वेल अंडरस्टूड है, थीटा 45 है। और हम जानते हैं कि r by h का जो रेशियो है वो सिर्फ थीटा पर डिपेंड करता है। r by h का जो रेशियो है वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है। तो बच्चों r by h जो है हो जाएगा 4 into cot 45। देखो tan 45 1 होता है तो cot 45 भी 1 होगा, हिसाब से आपको मिलेगा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा r नहीं r डिपेंड। तो आप कभी भी प्रोजेक्टाइल को क्या करोगे, मैक्सिमम रेंज पाने की 45 जब भी थ्रो करोगे, जितना भी आप रेंज पा सकते हो उसकी 1/4 होती है उसी इवेंट में मैक्सिमम। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रीवियस प्रोफाइल का 2 बार मौका मिला 2 इवेंट्स और यहाँ पे एक ही बार, एक ही प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट,
सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस प्रोफाइल यही है कि सेम यू होना चाहिए, जरूरी है। सेम रेंज, सेम यू सेम रेंज, ठीक है। तो शायद आप जानते हो कि भाई एक एंगल अगर मान के चलो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है तो दूसरा होना चाहिए, या तो ऐसे भी सोच सकते हो कि एक एंगल अगर थीटा 1 है और दूसरा एंगल थीटा 2 है और बाय चांस इनमें ही रिलेशन हुआ कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया। तो क्या है बच्चों, फॉर सेम प्रोजेक्शन स्पीड रेंज सेम है, ठीक है। क्योंकि इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। बताओ कि रेंज का फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u स्क्वायर बाई, या ऐसे करो 2 थीटा पे लिख सकते हो या ऐसे कर सकते हो 2 बाई जी u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos, ठीक है। अब दूसरे बार क्या करो, रेंज डैश लिखो, 2 बाई जी भूलना मत, u को सेम रखना है, sin 90 माइनस थीटा, दूसरा प्रोजेक्शन एंगल cos 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से sin बन जाएगा cos और cos बन जाएगा sin, तो ये घूम फिर के वही आ जाएगा कि 2 बाई जी u स्क्वायर इनटू sin थीटा इनटू cos, वही आ जाएगा घूम फिर के और वही बन जाएगा r। लेकिन बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप थीटा और 90 माइनस थीटा पे हमेशा रेंज इक्वल मिलेगा। कब मिलेगा, ये पॉइंट याद रखना, यू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो एंगल में चुन लेता हूं, चलो एक 30 एक 60 सेटिस्फाइड है। मैंने एक बार क्या किया, एक बॉल को 30 से थ्रो किया, 30 एंगल पे थ्रो किया मानो 10 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल को 60 पे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो सेम रेंज मिलेगा। लेकिन एक बार मैंने 30 पे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरे इवेंट में 60 पे थ्रो किया लेकिन 20 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली बात है रेंज ज्यादा होगा क्योंकि u अनइक्वल ज्यादा कम हो गया। तो बच्चों u का सेम होना जरूरी है। तो इन दोनों केसेस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे सिचुएशन को, देखिए कोई खास बात नहीं, बहुत इजी है बच्चों। ये देखो कि ये हो गया वर्टिकल लाइन, ऑलराइट, और ये है ग्राउंड का लेवल, ये देखो ग्राउंड का लेवल। एक बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया u से थीटा एंगल पर, तो इसका पाथ कुछ ऐसा दिखा, और एक बॉल को मैंने u से थ्रो किया लेकिन हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पर, या फिर कह सकते हो कि वर्टिकल से, मतलब एक इवेंट में हॉरिजॉन्टल से एक इवेंट में वर्टिकल से, और उतने ही स्पीड से थ्रो किया। ये भी देखो तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा दोनों का रेंज, ठीक है। तो इन दोनों के मामले में बच्चों देखो यहाँ पे जो दो सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया है, फर्स्ट मामले में एक्चुअली वर्टिकल वेलोसिटी कम है, दूसरे मामले में तो बाकी क्वांटिटीज अलग हो जाएगी, लेकिन क्या सेम होगा इन दोनों का रेंज, इवेंट 1 इवेंट 2, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेंज 1 रेंज 2 इक्वल होगा इफ u1 equals to u2 and theta 1 plus theta 2 equals to 90 डिग्री। यानी एक को मैंने थीटा दिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा, तो रेंज पक्का